रोग, याद रखे तो रखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो मोको डिजीज, एक मोको करके रोग और होता है उसमें, मोको या मोको, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। कैसे? बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु। उस जीवाणु का पुराना नाम नया नाम दोनों लिखा हूं, उसको कहते हैं सूडोमोनास सोलेनोसिरम। जीवाणु का क्या नाम है? हाँ बोलो सूडोमोनास सोलेनोसिरम। सूडोमोनास का नाम आजकल बदल गया है, इसको बोलते हैं राल्स्टोनिया। क्या बोलते हैं? राल्स्टोनिया सोलेनोसिरम कहते हैं इसको, राल्स्टोनिया सोलेनोसिरम। या तो उसको सूडोमोनास सोलेनोसिरम कह दो या राल्स्टोनिया सोलेनोसिरम कह दो, एक ही बात, सोलेनोसिरम, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बीमारी जो इसमें और लग रही है मेजर, मतलब माइनर है, मेजर तो नहीं है, वो वायरस है। वो भी बोलो बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस, बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस, ठीक है, ये भी वायरस है देखो, है ना। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? देखो इस बीमारी को लिखते हैं अपन बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस, ऐसे लिखते हैं। इसका एक नाम और एक कोकन रोग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाँ, इसका एक नाम है कोकन रोग। तो ये भी है तो वायरस, इस वायरस को भी कोई ना कोई तो फैलाएगा ना। तो इसका वाहक वही वाला एफिड जो पहले पढ़ा था, क्या नाम था उसका? पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। उस एफिड का नाम है पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा, ऐसा। अब ये सब प्रश्न आए हुए, देखो प्री पीजी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 कि बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस को कौन फैलाता है? तो एफिड, एफिड का नाम वही है पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। ये क्वेश्चन उसके पिछले साल पीजी के अंदर आया हुआ था कि मोको डिजीज वाले जीवाणु का नाम बताओ, तो राल्स्टोनिया सोलेनोसिरम। सही नहीं? अब आप लोग इनको लिखो, 3 बीमारी है, 2 आगे। तो हार्वेस्टिंग या तोड़ाई, देखो जब भी हम किसी फल को तोड़ते हैं तो उस फल को कब तोड़ना चाहिए यह निर्भर करता है परिपक्वता सूचकांक के ऊपर। परिपक्वता सूचकांक, परिपक्वता सूचकांक एक ये साथ में लिखना, ऐसा शब्द है जिसमें ये पता चलता है कि केले को कब तोड़े, उसको मैच्योरिटी इंडाइस कहते हैं। मैच्योरिटी इंडाइस, मैच्योरिटी इंडाइस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई फल है वो खुद अब कहेगा कि लो मेरे को तोड़ लो, यानी कि उससे हमें पता चल जाता है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको देख के पता चलता है कि हाँ अब इसको तोड़ लेना चाहिए। तो केला जब कच्चा होता है ना, तो उसके 3 कोने होते हैं, केले के ऊपर धारियां होती है ना, ऐसे वो तिखी तिखी रहती, उनको बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। जो कोण होते हैं वो फिर गोल गोल होने लग जाता है, केला राउंड हो जाता है। तो जब वो एंगल गायब होने लग जाए, जैसे ये केला है, तो इस केले के तीखे कोने हैं 3, अब वो तीखे कोने जब धीरे 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 अपने आप गायब होने लग जाए, कम होने लग जाए, केला गोल होने लग जाए, इसका मतलब अब वो केला तोड़ने योग्य हो चुका है। उस अवस्था को हम लोग कहते हैं लगभग लगभग जब कोण खत्म हो जाए 3/4, लगभग 75% कोणीयता का अदृश्य होना, कोणीयता का अदृश्य होना, कोणीयता का अदृश्य होना, ये इसका परिपक्वता सूचकांक है। इसको हम लोग कह सकते हैं डिसअपेरेंस ऑफ एंगुलरिटी, 3/4 डिसअपेरेंस ऑफ एंगुलरिटी, 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 याद रखना। ये एक बार एओ एग्जाम है, 12th की बुक में भी दिया हुआ है, तो तुम इसको याद रखोगे कि कोणीयता का अदृश्य होना किसका परिपक्वता सूचकांक है? केले का परिपक्वता सूचकांक है, इंपॉर्टेंट। एक बार पीजी के पेपर में भी आया था कि कब तोड़े? जब एंगल जो है वो आपके राउंड हो जाए, लिखना था ये, मैंने बोला ना ये लिखना है। तो परिपक्वता सूचकांक में लिखना है 3/4 कोणीयता का अदृश्य होना, बस। और अब इसकी भंडारण लिख लो, पहले पढ़ा हुआ वापस लिख लो भंडारण। तो केले को जब हम भंडारण करते हैं तो सबसे अच्छा जो तापमान और आर्द्रता है वो याद रखना आपको। नंबर 1 इज तापमान, कि कितने तापमान पे हम करें भंडारण, और कितनी हम लोग अपेक्षित आर्द्रता रखें। अपेक्षित आर्द्रता को हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH, RH। तो केले के भंडारण के लिए सबसे उचित तापमान है 13 डिग्री सेंटीग्रेड और अपेक्षित आर्द्रता है 85 से 90%। बस ऐसे माहौल में इसको भंडारण किया जाता है। तापमान और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता पे ज्यादा समय तक भंडारण कर सकते हैं। तो केला हो गया है समाप्त। केले में हमने काफी चीजें पढ़ ली, हमेशा काम आएगा ये नोट्स अपने पास रखना। किसी भी कॉलेज के एग्जाम में अगर तुम इतना केला लिख देते हो तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, गारंटेड, एक भी नंबर नहीं कटना। बाकी सिंचाई कब करनी चाहिए, वो कब करनी चाहिए, वो तो उसमें तो तुम तो क्या लगा सकते नहीं। बारिश के मौसम में सर्दी सिंचाई की जरूरत जनरली नहीं पड़ती, कम पड़ती। गर्मी में फटाफट सिंचाई करनी पड़ती। केले की उपज मैं आपको 12वीं की किताब के अनुसार देख करके लिखा दूंगा, लगभग लगभग इसमें लगभग 30 से 40 टन हो जाता है 1 हेक्टर के अंदर, 30 से 40 टन। लेकिन अभी मत लिखो, मैं इसको 12th की बुक में चेक करके लिखा दूंगा, क्योंकि वो 12th की बुक का माना भी जाता है, तो उपज नहीं आएगी एग्जाम में, लेकिन फिर भी यहां तक डन। अब आप लोग अगर पूरे विश्व में देखोगे तो बहुत सारा केला उत्पादन होता है अनशंट। एक 10 सेकंड का छूट गया था, लिखना बाकी है क्या? शाबाश, इतना धीरे मत लिखो। तापमान, और कोई लाइन छूट जाती तो पड़ोसी की कॉपी में देख के लिख लो ना, अगर एक पॉइंट छूट गया तो।
तापमान 13, अपेक्षित आर्द्रता 85 से 90%। कमाता कम कमाए तो भी उसमें किसान जिम्मेदार नहीं, तो ये सिस्टम रहता है। चलो आगे, अब ऐसा करो, इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखो, काफी अच्छी चीजें बताऊंगा, पपीता तुम्हारा क्लियर हो जाएगा एकदम मस्त। बोटनिकल नेम शुरू करो, बोटनिकल नेम केरिका पपाया, केरिका केरिका पपाया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका कुल होता है केरिकेसी। बेसिक से एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फैमिली है इसकी केरिकेसी। गुणसूत्रों की संख्या बराबर 18, 2n बराबर 18। इसका उत्पत्ति स्थल इसका और अमरूद का एक ही है, मैक्सिको। सेंटर ऑफ ओरिजिन है गाइस मैक्सिको, और मैक्सिको को हम लोग कहते हैं, या फिर उस पार्ट को कहते हैं उष्ण अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका, मैक्सिको या उष्ण अमेरिका। फल प्रकार केले का जो होता है बेरी, इसका भी वही होता है, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद हमने पहले बताया था। तो इसका भी सेम वही होता है, बेरी या सरस, बेरी या सरस। खाने योग्य भाग आम का और इसका दोनों का मीजोकार्प होता है, तो खाने योग्य भाग होता है मीजोकार्पिक। ये सारे नाम आपको इसके लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो इसमें खाने योग्य भाग लिखो, खाने योग्य भाग मीजोकार्पिक या मीजोकार्प। मध्य फलभित्ति को मीजोकार्प कहते हैं, मध्य फलभित्ति। ये आम के अंदर भी खाया जाता है, सेम ये लिखना आप, मीजोकार्प। ऑनलाइन वालों को वीडियो अटक रहा है क्या? वीडियो अटक रहा है तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता, बस अब नहीं अटकेगा। डन एवरीवन, ये इसका बिल्कुल बेसिक है। फिर लिखो इसका अन्य नाम, इसको हम और क्या कहते हैं, अन्य नाम, क्योंकि इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह होते हैं जैसे पेप्सिन वगैरह, इसलिए खाने सुबह खाने से पेट संबंधी विकारों में इसको फायदा मिलता है, इसलिए इसको ब्रेकफास्ट फ्रूट कहते हैं, ब्रेकफास्ट फ्रूट। पपीता का एक नाम है ब्रेकफास्ट फ्रूट, और एक इसको मेलन ट्री के नाम से जानते हैं, मेलन ट्री। ब्रेकफास्ट फ्रूट और मेलन ट्री, ये तो दो अन्य नाम है, ब्रेकफास्ट फ्रूट एंड मेलन ट्री। जंगली पपीता जो है उनके बारे में 2-3 प्रजाति बता रहा हूँ, उनमें से एक याद करने की कोशिश करना, चाहो तो तीनों याद कर सकते हो। एक इसलिए याद करनी वो आती एग्जाम में। ऑनलाइन वालों को दिखने में कोई दिक्कत, क्लियर नहीं दिख रहा है, दिक्कत आ रही है क्या? अब इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां लिखनी, इंपोर्टेंट स्पीसीज आप लिखना आना, क्योंकि बहुत सिंपल है। उनमें से इंपोर्टेंट स्पीसीज में एक प्रजाति को बोलते हैं माउंटेन पपाया, पहाड़ी पपीता। माउंटेन पपाया को हम लोग बोलते हैं, माउंटेन पपाया को बोला जाता है पहाड़ी पपीता। नाम होता है इसका केरिका केंडामारसेंसिस, केरिका केंडामारसेंसिस लिखना है इसको, केरिका केंडामारसेंसिस। एक तो ये प्रजाति हुई। दूसरी प्रजाति को हम लोग कहते हैं केरिका पेंटागोना, केरिका, ये जंगली पपीता तीनों, केरिका पेंटागोना। और एक है जिसको हम लोग कहते हैं केरिका कोलीफ्लोरा, केरिका कोलीफ्लोरा। ज्यादा लोड मत लेना इनमें, कोलीफ्लोरा स्टूडेंट्स। ये 3 प्रजातियां हमने यहां लिखी। केरिका केंडामारसेंसिस बोले तो पहाड़ी पपीता हिमालय साइड होता है ज्यादा, बाकी ये दोनों नीचे जंगली प्रजातियां, वैसे तो तीनों ही जंगली है। ऊपर वाली जो दोनों प्रजातियां आप देख रहे हो, इन दोनों को ठंड नहीं लगती। ठंड का मतलब पाले से इनको नुकसान नहीं होता। तो ऊपर वाली दोनों प्रजातियां पाला या ठंड प्रतिरोधी है, पाला या ठंड प्रतिरोधी। जबकि ये जो है ये वायरस प्रतिरोधी, विषाणु प्रतिरोधी, वायरस प्रतिरोधी, वायरस प्रतिरोधी। ये स्पीसीज संकरण वगैरह के लिए काम में आते। आने वाले टाइम पे अगर अपने को किसमें विकसित करनी होगी तो हम इनके साथ केरिका पपाया का संकरण कराएं। तो केरिका केंडामारसेंसिस सबसे फेमस प्रजाति, इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में आने के चांस रह सकते हैं थोड़े बहुत, 0.5% चांस है खाली कि आपको पूछेंगे कि ठंड प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है, तो दोनों है, लेकिन मेन है केरिका केंडामारसेंसिस। लिख लिया तीनों? देखो ये तो है केरिका बोलो, केरिका केंडामारसेंसिस, केरिका पेंटागोना, केरिका कोलीफ्लोरा। अब ये इसको तो वायरस नहीं लगता और इन दोनों को ठंड नहीं लगती, लेकिन अपने वाला जो पपीता केरिका पपाया उसमें वायरस भी बहुत लगते हैं और उसको ठंड भी बहुत लगती है। तो अपने आने वाले टाइम पे अगर ठंड प्रतिरोधी किस्में बता अपने को विकसित करनी होगी तो हम केरिका पपाया का संकरण कराएंगे इसके साथ, और वायरस प्रतिरोधी करानी होगी तो हम इस केरिका कोलीफ्लोरा के साथ कराएंगे। लिख लिया सबने? बहुत बढ़िया। अब सामान्य जानकारी लिखो, सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी। ऑनलाइन वालों घबराओ मत, पहले कुछ नहीं लिखाया था, ब्रेकफास्ट फ्रूट लिखाया था और मेलन ट्री लिखाया था पिछले वाली स्लाइड में। ब्रेकफास्ट फ्रूट अन्य नाम और मेलन ट्री लिखो, सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन। डन एवरीवन? गुड। सामान्य जानकारी में बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट्स, सामान्य जानकारी, जिनमें से जो पुराने वाले बैच है उनको तो पता ही है पहले से कि जो बेसिक पॉइंट है वो मैंने क्या क्या बता रखे। मैंने आपको पहले भी कहा था
हेलो, आगे आवाज? तो इतनी सी बात है। लो, वो मैं बोल ही नहीं रहा तो पीछे एक लड़का बोला आवाज नहीं आ रही। जब मैं बोल ही नहीं रहा हूं तो भी तुम कह रहे हो कि आवाज नहीं आ रही। मजा ले रहा बेटा? नहीं बेटा, मैं ऐसा श्राप दूंगा ना सब भूल जाएगा जो याद है। लाइन लिखो एक, कि पपीता को 16वीं शताब्दी में, पपीता को 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। पपीता को 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। कोष्टक में लिखना अमरूद 17वीं शताब्दी। अमरूद ये पुर्तगाली लेके आए उनको भी 17वीं शताब्दी। मैंने बोला पपीता को 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया, जबकि अमरूद को लाया गया 17वीं। हमने उस दिन पढ़ा ना पुर्तगाली आए थे ऐसे, तो वही पुर्तगाली जो है इन चीजों को लेकर आया था। आलू को भी लाए साथ के साथ, गेंदे को भी लाए। फिर आगे बढ़ो, बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पपीता एक डायोसियस पौधा है, ऐसे लिखो डायोसियस, यानी नर्मदा अलग अलग पौधे होते हैं। डायोसियस व डाइकोट प्लांट, डाइकोट होता है द्विबीजपत्री, डाइकोट प्लांट यानी ये एक लिंगाश्रयी और द्विबीजपत्री पौधा, डायोसियस एंड डाइकोट प्लांट। डायोसियस हमने आप वाले चैप्टर में पढ़ा था, मोनोसियस डायोसियस, उसमें पढ़ा ना पपीता, तो पपीता एक डायोसियस प्लांट है मेनली। तीसरा बिंदु इसमें डालना स्रोत, लिखना है स्रोत। ये किस चीज का स्रोत है? तो विटामिन ए होता है इसमें बहुत अच्छा। तो पपीता के अंदर आम के बाद सबसे ज्यादा फलों में विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए लगभग 20 इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम। तो 100 ग्राम पपीता के गूदे में लगभग 20 IU, ये किसको मापने की इकाई है? विटामिन ए को। विटामिन ए की मात्रा होती 20 IU प्रति 100 ग्राम। फिर एक शब्द लिखना है सार्कोटेस्टा, इसी में एक शब्द लिखो सार्कोटेस्टा, सार्कोटेस्टा ऐसे लिखो सार्कोटेस्टा। पपीता को जब हम काटते हैं तो उसके बीजों के ऊपर एक चिकनी चिकनी परत रहती, उसको कहते हैं सार्कोटेस्टा। तो आपको लिखना है इसके आगे सार्कोटेस्टा के आगे, आराम से लिखो सार्कोटेस्टा में लिखना पपीता के बीजों पर पाई जाने वाली चिकनी परत, पपीता के बीजों पर पाई जाने वाली चिकनी परत, जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट ऑन सीड्स ऑफ पपाया। पपीता के बीजों पर पाई जाने वाली चिकनी परत सार्कोटेस्टा। तो इसकी वजह से इसके अंकुरण में भी दिक्कत आती। तुमने कभी सुसुप्तावस्था का नाम सुना है? सुसुप्तावस्था, बीजों में सुसुप्तावस्था होती है। देखो जैसे एक सेकंड इधर देखेंगे आप लोग, लिख लो उसके बाद। जैसे ये कोई भी बीज है, अरे बीज दिख रहा है क्या? अब बीज दिख रहा है तो यूं है कि इस बीज के अंदर ये है भ्रूण। क्या है बीज में? होता है क्या है? भ्रूण होता है। ये क्या है? एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, और ये उसकी सीड कोट। अरे बीज आवरण को सीड कोट, तो बाहर वाला सीड कोट, ये एंडोस्पर्म और ये भ्रूण। तो अब सब कुछ ठीक होते हुए भी बीज नहीं उगता, उसको डोरमेंसी कहते हैं। डोरमेंसी का मतलब सुसुप्तावस्था किसको कहते हैं? कि बीज एकदम ठीक है फिर भी अंकुरण नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी मोटी मोटी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इंडोजेनस, एक होती है एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब भ्रूण के अलावा इस बीज के बाकी के हिस्सों में कुछ गड़बड़ है, या तो ये सीड कोट बहुत ही हार्ड या टाइट, ये टाइट इतना है कि ना तो पानी का अवशोषण कर रहा ना ऑक्सीजन का अवशोषण कर, इस वजह से अंकुरण नहीं होता। दूसरा, अभी मैं बात कर रहा हूं एक्सोजीनस की। दो प्रकार की होती है, एक्सो यानी बाहर, एंडो यानी अंदर। तो एक तो होती है एक्सोजीनस, एक होती है एंडोजीनस। एंडो का मतलब होता है बीज के अंदर, इस भ्रूण के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, और एक्सो का मतलब भ्रूण के अलावा बाहर इसके सीड कोट में खासकर कोई प्रॉब्लम है। तो या तो ये बीजावरण बहुत ही हार्ड है, उसकी वजह से ये ऑक्सीजन और पानी को अवशोषित नहीं कर पा रहा, तो बीज का जो है वो अंकुरण नहीं हो पा रहा। दूसरा, कोई केमिकल इनहिबिटर्स होते हैं, केमिकल कारण, एक्सो की बात हो रही, केमिकल में जैसे एब्सिसिक एसिड की मात्रा ज्यादा है तो उसकी वजह से। और एक होती है एंडोजिनस, यानी कि भ्रूण के अंदर ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम है उसकी वजह से अंकुरण नहीं हो रहा। एक वर्गीकरण तो ये होता है जिसमें एक्सोजिनस और एंडोजिनस। एक वर्गीकरण और होता है, उसमें होती है प्राइमरी और सेकेंडरी डोरमेंसी। क्या होती है? प्राइमरी। प्राइमरी को हम लोग बोलते हैं इननेट। क्या बोलते हैं? इननेट या इनहेरेंट, यानी कि पौधा जब उस बीज को पैदा करता है ना, तो पहले से डोरमेंसी के साथ ही पैदा हो गया था। मेरी बात समझे? प्राइमरी डोरमेंसी का मतलब, प्राथमिक सुसुप्तावस्था का मतलब क्या हुआ? इननेट या इनहेरेंट, यानी अनुवंशिक है वो, यानी कि अपने मातृवृक्ष से जब बीज आपका आया तो पहले से डोरमेंसी में आ रहा है, उसको बोलते हैं इननेट, इननेट या इनहेरेंट या प्राइमरी। सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि बाद में बीज पौधे से अलग हो गया, उसके बाद किसी टेम्परेचर के कारण या और किसी कारण से जो है, वही उसको सेकेंडरी कहते हैं, या उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड। एक होती है इन्फोर्स्ड। इन्फोर्स्ड का मतलब क्या होता है कि आपने उसको जमीन के अंदर ज्यादा गहराई पे बोई कर दी तो वो भी नहीं रहा है, डीप प्लेसमेंट ऑफ सीड के कारण, तो उसको कहते हैं इन्फोर्स्ड। तो इननेट, इन्फोर्स्ड और इंड्यूस्ड, ये तीनों प्रकार की डोरमेंसी वो जंगली जई में पाई, इसमें वाइल्ड ओट के अंदर ऐसा है। अब इस डोरमेंसी को तोड़ने के दो तरीके हैं, एक तो है स्केरिफिकेशन, एक स्ट्रेटिफिकेशन। नाम सुने होंगे तो, नहीं सुने तो बता रहा हूं। स्केरिफिकेशन का मतलब होता है कि बीज को खुरचना, रगड़ना, इस तरीके से बीज के सीड कोट को तोड़ दो तो वो ढीला हो जाएगा। भाई बाहर का सीड कोट बहुत ही हार्ड है, तो उसको या तो रगड़ो या उसको तो हल्का हल्का, जैसे क्रैकिंग, स्क्रबिंग, रबिंग, अलग अलग क्रिया इसमें, तो उनको रगड़ करके ऐसे करके उसको सीड कोट को तोड़ो, उसको कहते हैं स्केरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्केरिफिकेशन। या स्केरिफिकेशन में तो रगड़ना वगैरह, या रासायनिक स्केरिफिकेशन होता है, केमिकल स्केरिफिकेशन।
आप उसमें जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, ये कुछ केमिकल होते हैं, इनसे आप लोग जो है उपचारित कर सकते हो। एक होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म पानी में उबालते हैं बीजों को, तो इसको कहते हैं, ये सारे स्केरिफिकेशन में आते हैं, किसमें आते हैं? और एक होता है स्ट्रेटिफिकेशन। क्या? स्ट्रेटिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट चिलिंग। क्या कहते हैं? मॉइस्ट चिलिंग, मतलब ठंडे तापमान में रखते हैं 12 घंटे 24 घंटे के लिए, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, तो वो ठंडे तापमान की वजह से भी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। तो डोरमेंसी के तोड़ने के दो तरीके हैं, स्केरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेट से याद रखना आपको, मॉइस्ट चिलिंग ट्रीटमेंट। क्या है? मॉइस्ट चिलिंग ट्रीटमेंट, लास्ट में ट्रीटमेंट लिखा, स्ट्रेटिफिकेशन ट्रीटमेंट, समझे तुम? ये है, तो इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, अभी इतनी काफी होगी, मैंने बताई दी मेन बातें तो सब। यहाँ पे एक्चुअली होता है स्टार्च। क्या रहता है? स्टार्च रहता है। उस स्टार्च को तोड़ने का काम करता है अल्फा एमाइलेज एंजाइम। कौन तोड़ता है? बीज अंकुरण कैसे होता है? अल्फा एमाइलेज को एक्टिव करने का काम करता है जिब्रेलिक एसिड। कौन करती है? तो जिब्रेलिक एसिड उस अल्फा एमाइलेज को एक्टिव करती है, तो वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। अब स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज, माल्टोज, ये एक्टिव शर्करा बनती है, जिससे इसको पोषण मिलता है भ्रूण को, और ये उग जाता है बीज। समझे तुम लोग? शाबाश। ये सब सीड टेक्नोलॉजी। क्या है? गुड। सार को टेस्ट लिख लिया। इसी में अगला पॉइंट लिखो, लाल रंग। पपीता का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, ऐसे लिखो, लाइकोपीन कंटेंट। पपीता का लाल रंग लाइकोपीन। सेकंड, पपीता का पीला रंग, पपीता का पीला रंग जो होता है वो होता है आपका केरिका जेंथिन के कारण। ऐसे लिखो, केरिका जेंथिन, केरिका जेंथिन, केरिका जेंथिन, एक साथ ये शब्द केरिका जेंथिन, बस इतना ही लिखना आपको। लाल रंग लाइकोपीन, पीला रंग केरिका जेंथिन, बस। फिर जलवायु पे आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स और। जलवायु, ओके। अब लिखो जलवायु। जलवायु में से भी कुछ पॉइंट्स हैं इसके विशेष। तो जलवायु में एक तो मैंने केले में भी उष्ण जलवायु है, तो जलवायु तो इसमें भी उष्ण है। आम, केला, पपीता, इन तीनों की जलवायु एक जैसी है। तो सबसे पहले लिखो उष्ण जलवायु, तो ये टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट नंबर 1। दूसरा पॉइंट विशेष, इसकी खेती हेतु तापमान। केले की खेती के लिए कितना तापमान लिखा था? 20 से 30 लिखा था क्या? कल लिखा था, शाबाश। इसकी खेती के लिए 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि पपीता की खेती के लिए 22 से 26। अगला पॉइंट, अंकुरण के लिए तापमान चाहिए, बीजों के अंकुरण है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे अच्छा। पपीता के बीजों को उगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। पपीता के बीजों को उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। पपीता के बीज नहीं उगते सारे। पपीता के बीजों को आप कितने किलो, इतने महंगे बीज आते हैं। पहली बात, पपीता के अच्छी वैरायटी के 10 ग्राम बीज के 4000 रुपए लगते। कितने लगते? 4000 रुपए के 10 ग्राम बीज आता है, उसमें 400-500 बीज आते। अब इतने पैसे लगते हैं, उसके बाद में वो उगते ही नहीं है। और एक्चुअली पपीता को आपको उगाना पड़ेगा जल्दी, सर्दियों में उगाना पड़ता है इसको, क्योंकि राजस्थान में इसको लगाने का समय है फरवरी मार्च। क्या है जो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है? फरवरी मार्च माना जाता है। तो फरवरी मार्च में तो खेत में लगाना है, इसका मतलब आपको लगभग 1.5-2 महीने पहले इसको उगाना पड़ता है। तो 2 महीने पहले, मतलब नवंबर दिसंबर में सर्दियां रहती है खतरनाक, तो सर्दी के टाइम पे ये उगता नहीं। इसीलिए तो पपीता की नर्सरी के लिए कुछ क्षेत्र फेमस, जैसे या तो गुजरात से लाओ, या फिर औरंगाबाद, महाराष्ट्र वगैरह, उधर से भी प्लांट्स आते हैं, गुजरात से आते हैं, या मैंने बोला नीमच मध्य प्रदेश। राजस्थान में तो ऐसा कोई जगह याद नहीं मेरे को। राजस्थान के जितने भी नर्सरी वाले वो वहीं से मंगा के फिर बेचते हैं पौधे। उनके पास क्या टेक्निक है, क्योंकि नर्सरी है तो वो व्यवसायिक स्तर पर करते हैं, तो वो बीजों को उगाना जानते हैं। तुम घर पे, मैं तो घर पे उगाऊंगा तो बीज नहीं उगते घर, क्योंकि तापमान चाहिए इसको लगभग कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अगला पॉइंट लिखो, इसमें जलवायु चल रही है अभी, लिखो पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील। पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील, यानी ये पाले से बहुत नुकसान होता है, और पानी भर जाए तो भी दिक्कत है। जल भराव के प्रति भी संवेदनशील, तो पाले के प्रति संवेदनशील और जल भराव के प्रति भी संवेदनशील। मैंने आपको ये क्रम भी बता रखा है, जल भराव के प्रति, ये पॉइंट पहले बताए हुए हैं, के प्रति संवेदनशील, तो पाले के प्रति संवेदनशील, जल भराव के प्रति संवेदनशील। अब जलवायु हो गया, मृदा में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पीएच की मृदा चाहिए। अब लिखो पौधरोपण, प्लांटिंग। यहां पे मैं लिख रहा हूं पौधरोपण, इजी गोइंग लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्लांटिंग के अंदर स्टूडेंट्स कुछ बातें अपने को आनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको भी टाइम बताया था कि प्लांटिंग का इसका जो टाइम होता है वो टाइम कितना होता है, नहीं, फरवरी मार्च। सबसे राजस्थान में लगानी है तो आपको फरवरी मार्च, वैसे आप जून जुलाई में भी लगा सकते हो, कोई रोक नहीं है। जून जुलाई में भी प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पाला पड़ने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग उनमें फरवरी मार्च में अगर आपने लगाया तो पाला पड़ेगा दिसंबर जनवरी में, तो पौधा एक अच्छी हाइट पे हो जाएगा, तो मरने के चांस कम रहेंगे। अगर आपने जुलाई में प्लांट लगाया है तो दिसंबर में पाला पड़ रहा है, तो पौधा 3-4-5 महीने का होता है, उस समय पौधे के मरने के चांस ज्यादा रहते हैं। फरवरी मार्च में लगाओगे तो पौधा लगभग 8-9 महीने का हो जाता है, तो मरने के चांस कम रहते हैं, इसलिए हम इस टाइम पे इसको लगाते हैं। हमने R/P कितना पढ़ रखा, R/P 2x2 मीटर, तो सबसे अच्छी दूरी इसकी 2x2 मीटर मानी जाती है। और इसमें जो गड्ढा खोदा जाता है वो 45x45x45 सेंटीमीटर का गड्ढा इसमें रहता है, सबसे बढ़िया 45 इंटू, हालांकि 50 है लेकिन 12वीं किताब में और अलग जगह लिखा, तो 45 कर दो, क्योंकि दोनों ऑप्शन में नहीं है। तो 45x45x45 सेंटीमीटर का हम पिट तैयार करेंगे और उसमें हम लोग प्लांट्स लगा देंगे। ये जबकि पूसा नन्हा किस्म को कितनी दूरी पे, हाँ, तो इसके नीचे लिखो सघन रोपण में पूसा नन्हा लास्ट।
आप जहां पे पौधरोपण लिख रहे हो वही लिखना आपको, मतलब जो पौधरोपण वाला पॉइंट चल रहा है उसी में लिखना है कि एचडीपी यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में, एचडीपी में हम लोग लगाते हैं पूसा नन्हा किस्म, और पूसा नन्हा की दूरी भी हमें याद है, रिवीजन के लिए वापस लिखा रहा हूं 1.25 इंटू 1.25 मीटर। ऐसा करेंगे तो 6400 पौधे एक हेक्टर में लगेंगे। सही बात है, बस तो ये अपने को याद है। पौधे होते याद करना भूल गए क्या तुम लोग? मेरे को सही याद है, अब मैं क्वेश्चन दूंगा, टेस्ट है तुम्हारा। नहीं, अभी पेपर बनाना है आज शाम को। डन। अब हम थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस करेंगे। अब लिखो, यहां तक डन हो गया सबके? गुड। अब टॉपिक डालो, इसकी बुआई करना या पौधरोपण करना। अब आपको लिखना नहीं है, ठीक है? अब मैं वापस बुआई और पौधरोपण वापस लिख रहा हूं भले, या अपन सीधा बीज दर इस तरीके से बात कर लेते हैं, बुआई पब्लिक बीज दर। हालांकि बुआई बीज दर का मतलब बीज कितने चाहिए उसकी बात होगी यहां विशेष। इसको समझना 1 मिनट के लिए, और उसके बाद दिक्कत नहीं आने देंगे। 2 प्रकार की इसकी वेराइटीज होती है, एक तो होती है डायोसिस किस्में, डायोसियस किस्में, और एक होती है इसकी गाइनोडायोसिस किस्में। अभी आपको नहीं लिखना, ठीक है? डायोसिस किस्में, और अभी मार्केट में दूसरे नंबर पर चल रही है गाइनोडायोसिस किस्में, गाइनोडायोसियस, गाइनोडायोसियस किस्में। तो 2 प्रकार की किस्मों का इस पपीता के अंदर प्रचलन है। सीधा प्रश्न तो ये आ गया लो कि कौन से पौधे में आजकल गाइनोडायोसिस किस्मों का प्रचलन बढ़ गया है? तो पपीता के अंदर। पुरानी किस्में इसकी कैसी आती थी? डायोसिस आती थी। अब देखना डायोसिस में क्या होता है। डायोसिस के अंदर क्या होता है कि नर और मादा अलग अलग पौधे पे आते हैं। तो अलग अलग पौधे पे आते हैं तो दिक्कत नहीं भाई। ये है आपका माना कि नर पौधा है, इस पर नर फूल आ रहे हैं। समझने के लिए बता रहा हूँ, नर मादा, ये आपके मादा पौधा है। ऐसा हमने पहले चर्चा करी हुई है। जब नर मादा अलग अलग पौधे होते हैं इसको डायोसिस कहते हैं। किसान को क्या पता है? क्या किसान बीज देख करके ये पहचान सकता है नर एक मादा? कैसे पहचाने? बीज पे कोई लिखा थोड़ी नर है मादा, बीज पे कोई लिंक थोड़ी होता है। लिंक देख के पता चलता है नर है मादा। नहीं समझे तुम लोग? भाई गांव में भैंस भी आती, पाड़ा हुआ कैसे पता चलता है? भाई लिंक देख के पता चलता है। तो आप फूल देख के पता लगाओगे नर है मादा। अब आप समझो, कोई फार्मर है, उस फार्मर ने गाइनोडायोसिस मतलब ये डायोसिस किस्म का बगीचा लगाना, तो वो किसान क्या करता है कि जब वो पौधे लगाएगा तो एक एक गड्ढे में 2-2 पौधे लगाता है। क्या करता है? एक एक गड्ढा उसने जो खोद रखा है उसके अंदर 2-2 पौधे लगाए। तो ये एक गड्ढे में 2 प्लांट उसने लगा दी, ये 2 पौधे लगाए। अब उसकी मजबूरी है लगाने पड़ रहे, 2-2 पौधे लगा दी। जब वो लगभग पौधे लगाने के बाद में लगभग 55 से 60 दिन हो जाता है तो फूल आने लग जाता है। तो ये जैसे पपीता है, और पपीता के आपने सबने पौधे देख रखे हैं, इसमें जो नर वाला पौधा होता है नर, तो उसमें क्या पूरा पिनिकल आता है और बहुत सारे छोटे फ्लावर्स आते नहीं आते, बहुत सारे फूल आते हैं, छोटे फूल आते हैं, क्योंकि नर फूल के अंदर कोई अंडा से थोड़ी होता है, खाली फूल होता है छोटा सा। तो ऐसे पूरा पुष्प होता है। जबकि जो मादा पौधा होता है ना उसके ऊपर फूल आते हैं, गुच्छे में आते हैं, 2-3 ही आते हैं, ऐसे बड़े बड़े फूल आते हैं। देखा तुमने? तो छोटा पपीता, आप उस फूल को खोलोगे तो छोटा पपीता अंडा से पहले से दिख जाएगा आपको। यानी कि मादा फूल साइज में बड़ा होता है, काफी दूर से देख के पहचान सकते हैं, इतना लंबा पेनिकल नहीं होता उसका। अंदर उस फूल को खोलोगे तो आपको एक छोटा पपीता दिखेगा जो कि अंडा से है कि नहीं? तो ये देख के पहचान। जब अब आपने पहचान कर ली नर है या मादा, पहचान करने के बाद इस खेत में से आप नर को काटना चालू कर दो। 2 पौधे लगा रखे थे, नर को हटा दो। खाली 10% नर रखो। कितने रखो? हमने पढ़ रखा नर मादा अनुपात कितना रहना चाहिए? 1:10 रहना चाहिए। ये अनुपात अपने को रखना है, या 10% नर रखना है, ये तो पढ़ा था। या 10% नर को बोलते हैं पोलिनाइजर। क्या कह रहे थे? हाँ। तो कुल मिलाकर बीच बीच में कहीं कहीं नर रखो, बाकी सबको हटा दो ताकि नर से परागण ढंग से हो जाए। ये है। अब इतनी दिक्कत थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से नई किस्में आ गई, उनको क्या बोलते हैं अपन? गाइनोडायोसिस किस्में कहते हैं। गाइनोडायोसिस किस्मों में क्या होता है, जैसे एक खेत है, एक खेत के अंदर 100 पौधे लग रहे हैं। 100 पौधों में से कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनके ऊपर जो फूल आ रहे हैं उनके अंदर कुछ फूल तो ऐसे आ रहे हैं, मतलब कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें खाली मादा फूल आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? ओनली फीमेल फ्लावर आ रहे हैं। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर द्विलिंगी फूल आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? द्विलिंगी। इसको मैंने बोल दिया द्विलिंगी। क्या कोई समस्या है इसमें? मतलब इसमें अलग से नर पौधा नहीं है, पूरे बगीचे में पौधे लग रखे हैं बहुत सारे, कुछ तो मादा है और कुछ द्विलिंगी है। अब यहाँ पे जो नर है इसमें परागण बनेंगे, तो उस परागणों से ये मादा भी निश्चित हो जाएगा, परागण हो जाएगा इधर, और यहाँ पर भी परागण हो जाएगा। यानी कि इस फूल के अंदर भी फल बनने वाला है और इसके ऊपर भी बनने वाला है। यानी कि हर पौधे पे फल बनता है, और इधर खाली फल किस पे बनता है? मादा पे। समझ लो? तो ये किस्में लगाने के बाद, मतलब आने के बाद में किसानों के बीच में क्रांति आई समझो। और अभी सभी किसान ये वाले प्लांट्स लगाते हैं जिसमें किसी पौधे को उखाड़ना नहीं पड़ता, ना परागण की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, सब अपना आप हो जाता है। जो मादा, अब मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मादा पौधे से जो पपीता लगता है, मादा फूल से जो पपीता बनता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है। सही नहीं? इसको बोलते हैं राउंड शेप। क्या बोलते हैं? गोलमाल। द्विलिंगी फूल से जो पपीता बनता है वो पपीता लंबा बनता है। कैसा बनता है? वो पपीता बनता है ये, इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइप। क्या कहते हैं? लॉन्ग टाइप। शाबाश, मेरे से नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी ऐसा ही बनता है, ऐसा। इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइप। क्या बोलते हैं? अब आप मार्केट में जब पपीता खरीदने जाओ ना तो एक जनरल नॉलेज बताना, हमेशा ये वाले पपीता खरीदना चाहिए। जो मादा फूल से बना हुआ पपीता मीठा कम होता है, ये देखा गया है, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देख रहा, तुम ट्राई कर लेना। तो ये वाले फल, लंबे वाले फल ज्यादा मीठे रहते हैं। दूसरा, पपीता खरीदते समय बात क्या ध्यान में रखनी कि जो पपीता का फल वजन में ज्यादा है वो मीठा ज्यादा निकलता है।
जैसे आपने 5 पपीते देखे, 5 पपीतों को चेक करो, वजन चेक करो, सेम दिख रहे हैं, लेकिन एक का वजन काफी ज्यादा, तो वजन ज्यादा है, इसका मतलब मीठा भी क्या होगा, वो ज्यादा। तो अब पपीता खरीदोगे तो किन बातों का ध्यान रखोगे? एक तो याद रखोगे जो फल लंबा है और जिसका वजन ज्यादा है। अब मैं बीज दर की बात करूं तो बीज दर इसकी हमेशा विवादित रहती है। देखो सभी बड़ी बड़ी जितनी भी किताबें होती हैं उनमें बीज दर दे रखी है 400 से 500 ग्राम। डायोसिस किस्मों की कितनी दे रखी है बीज दर? 400 से 500 ग्राम पर हेक्टर, ये बीज दर लिखी हुई। सभी बड़ी किताबों में दे रखा है 250 से 300 ग्राम। कितना दे रखा है? 250 से 300 ग्राम दे रखा है। लेकिन 12वीं की किताब वालों ने ऐसे स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है गाइनोडायोसिस डायोसिस। उन्होंने गाइनोडायोसिस की बीज दर खाली 150 ग्राम लिखी हुई। कितने लिखी हुई? हालांकि वो 150 ग्राम लिखना उनका सही है, गलत नहीं है, लेकिन मतलब यूं क्लियर नहीं लिखा हुआ। तो अपन ये ध्यान रखेंगे कि 150 ग्राम अगर ऑप्शन में आता है तो 150 ग्राम कर देंगे। 150 ग्राम जैसे वैसे तो नहीं आएगा, प्रश्न कैसे आएगा बता देता हूं कि गाइनोडायोसिस किस्मों की पपीता की बीज दर कितनी होती है? 250, 500, 750, 1000 ग्राम। तो ऐसे में क्या करोगे? 250 ग्राम। गाइनोडायोसिस किस्मों की बीज दर कितनी होती है? 250, 500, 750, 1000। तो ऐसे में क्या करना? 500 ग्राम। ये जनरल क्वेश्चन आता है। लेकिन कभी ऐसा हो जाएगा भाई 250 से ऑप्शन की शुरुआत हो रही है, कभी ऐसा हो जाए जैसे कि पपीता की गाइनोडायोसिस की बीज दर कितनी है, पहला ऑप्शन 250 ही, 250 क्या सॉरी 150, 150 से शुरुआत हो रही है, तो आपको 150 करना। ऐसा केस मेरे हिसाब से बनेगा नहीं, क्योंकि जो पेपर बनाता है उसको पता रहता है ये बात। ये उन्होंने 150 ग्राम क्यों लिखी जो बताता हूं। देखो अभी क्या आजकल जो किस्में आ रही है ना, जैसे एक वैरायटी तो रेड लेडी, क्या है गाइस? रेड लेडी 786, एक है ताइवान। ये किस्में क्या होती है कि इनके फ्रूट भी मीडियम साइज के आते हैं, 1 किलो 1.5 किलो के फल आते हैं और इनके बीजों की साइज छोटी रहती है। तो एक 10 ग्राम का पैकेट हम लेके आते हैं ना बाजार से, उसमें लगभग 600-700 बीज आते हैं। कितने आते हैं? आप 600 मान लो खाली, मतलब 500 से लेकर के 700 आते। उनमें से आपने बीज उगाए और पता चला कि खाली 400 बीज उगे। कितने हो गए? 400। तो 10 ग्राम से कितने पौधे तैयार हो गए? 400 हो गए। तो 100 ग्राम से कितने पौधे तैयार हो जाएंगे? 4000 पौधे तैयार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? और अपने को तो 2 इंटू 2 मीटर पर लगाते हैं तो 2500 पौधे लगते हैं एक। तो वैसे तो 100 ग्राम ही ज्यादा है, देखा जाए तो 100 ग्राम बीज ज्यादा, लेकिन सभी किस्मों के बीज एक जैसे नहीं होते। ये तो मैंने ताइवान आजकल की किस्मों के बता रहा हूं। तो इसलिए क्या है कि हो सकता है कि भैया जो बाकी किस्में होती है उनके बीजों की साइज भी बड़ी होती है, तो अलग अलग किस्मों में अलग अलग रहता है। लेकिन चूंकि ज्यादातर किताबों के अंदर दे रखा है, जैसे हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है या जो इंडिया लेवल की किताब है, उनमें ये बीज दर सबसे ज्यादा है। एक तो ये और एक ये। क्या तुम समझे हल्का फुल्का सा? तो ये ध्यान रखना, कुछ नहीं समझना है। ये किस्में की बीज दर ये है, इसकी ये है, बस वो एक्स्ट्रा में लिख लेना, क्वेश्चन लिख लो इसको। पूरा संयोग बन रहा है कि इंप्रूव्ड वेराइटीज जो है इसकी आएगी। साथ में लिखना अलग रहेगा, आराम से लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। तो पहला ग्रुप है डायोसियस किस्मों का। डायोसियस किस्म, प्रश्न इसका ये आएगा कि डायोसियस कौन सी, गाइनोडायोसियस कौन सी। मिलान करो में भी आ सकता है कि मिलान करो। तो डायोसियस किस्म है। डायोसियस किस्में आपको बहुत ही सिस्टम से लिखनी है, बात नहीं करनी। हेलो। तो इधर वैरायटी है सबसे पहले को 1, को 2, को 4, को 5, को 6। को सीरीज की ज्यादातर किस्में को 3 और को 7 को छोड़ करके, को 1, को 2, को 4, को 5, को 6। मैं यहां पर काफी संकरण भी लिखूंगा, आप लोग उन संकरण को ज्यादा दिल पे मत लेना। तो को 4 वैरायटी का संकरण होता है को 1 इंटू वॉशिंगटन, इंटू वॉशिंगटन, को 1 इंटू वॉशिंगटन। तो को सीरीज की ज्यादातर किस्में होगी को 1, को 2, को 4, को 5, को 6। इसमें एक तो को 3 नहीं है, को 7 नहीं, बाकी सब आगे। लेकिन अभी जो लिखा वो ज्यादा खास नहीं, अब जो बताऊंगा वो खास। ओके। अब आप लोग क्या करोगे, देखो एक ट्रिक लिख रहा हूं यहां, डीजे नाइट इन पंजाब। क्या लिख रहा हूं? डीजे नाइट, ट्रिक लिखी मैंने, डीजे नाइट इन पंजाब, डीजे नाइट इन पंजाब। मैं पहले बता रहा हूं, वैसे आपको सिस्टम से लिखना, एक सेकंड इधर देखना आप लोगों को। डीजे नाइट इन पंजाब, क्या तुम्हें याद रहेगा? हाँ बोलो, डीजे नाइट इन पंजाब। डी का मतलब पूसा ड्वार्फ, पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, नाइट से बोलो पूसा नन्हा, और पंजाब स्वीट, पूसा नन्हा पंजाब स्वीट। अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो भी काम हो जाएगा, मतलब प्रश्न सही होने के पूरे चांस बन रहे हैं। पहला काम तो ये चारों किस्में याद करना, बोलो डीजे नाइट इन पंजाब, पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, पंजाब स्वीट। अब आप लिखोगे तो ये काम करना, इसमें तो कोई लाइन नहीं छोड़नी, इसके आगे, इसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़नी, इसके आगे 2 लाइन छोड़नी, फिर लिखना। लिखो पूसा ड्वार्फ, कोई लाइन नहीं छोड़नी, पूसा जायंट में भी 1 लाइन छोड़नी है, और इस पूसा नन्हा में 2 लाइन छोड़नी है, फिर इसमें कोई लाइन नहीं छोड़नी, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट लिखाने वाला हूं। पूसा जायंट में 2-3 पॉइंट लिखाऊंगा छोटे छोटे, और पूसा नन्हा में भी 3 पॉइंट लिखाऊंगा, 2 या 3 छोटे छोटे।
अब मैं ये पॉइंट लिख रहा हूं पूसा जायंट के बारे में। पहले जो बातें लिख रहा हूं वो पूसा जायंट से संबंधित है। पूसा जायंट, जो भी पॉइंट यहां लिख रहा हूं वो पूसा जायंट के संबंध में है। पहला लिखना, आराम से लिख पाओगे, ऐसे लिखना, तेज हवाओं के प्रति सहनशील। तेज हवाओं के प्रति सहनशील, तेज हवाओं के प्रति सहनशील, यानी तेज हवाओं को सहन करने वाला। तेज हवाओं के प्रति सहनशील, यानी जायंट शब्द का मतलब ही होता बड़ा। तो प्लांट बड़ा रहता है, तना मोटा रहता है, तो तेज हवाओं से ये गिरता नहीं, पहला काम। दूसरा इसमें बिंदु लिखना, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त। प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त, प्रोसेसिंग के लिए प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त। अब प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त में प्रसंस्करण में कई चीज आती, जैसे कैनिंग यानी डिब्बाबंदी होगी, कैनिंग। टूटी फ्रूटी बनाते हैं इससे, टूटी फ्रूटी जानते हो, टूटी फ्रूटी बनती है, वो जो आइसक्रीम के ऊपर रंग बिरंगी डालते हैं ना, टूटी फ्रूटी बनाने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती है। टूटी फ्रूटी या कैंडी बनाने हेतु, कैंडी हेतु, तो प्रसंस्करण के लिए भी ये वैरायटी अच्छी मानी जाती है। तो दूसरा पॉइंट है, पहला तो था तेज हवाओं के प्रति सहनशील, दूसरा है प्रोसेसिंग के लिए यानी कैनिंग, टूटी फ्रूटी एंड कैंडी हेतु, ये अच्छी वैरायटी। तो ये दोनों पॉइंट पूसा जायंट में लिखना आप, पूसा जायंट में। गलत लिख दिया, अब लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, अब लिख दो, कोई जे लिखा है तो जायंट लिख देना, पूसा जायंट, कोई नई बात थोड़ी। ओके एवरीवन, अब पूसा नन्हा के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। पूसा नन्हा के बारे में आधे पॉइंट आप पहले से जानते हैं, अब है पूसा नन्हा के बारे में। आपको पूसा ड्वार्फ में और स्वीट, इस पंजाब स्वीट में कुछ नहीं लिखना। अब लिखो आप पूसा नन्हा के बारे में, पहला पॉइंट लिखो, सबसे बोनी किस्म, सबसे बोनी यानी एक्सट्रीमली ड्वार्फ वैरायटी, सबसे बोनी नंबर 1। सेकंड, इसको म्यूटेशन के जरिए डेवलप किया, उत्परिवर्तित किस्म, उत्परिवर्तित किस्म यानी एक म्यूटेंट वैरायटी है, उत्परिवर्तित किस्म सबसे बोनी है। सेकंड है उत्परिवर्तित यानी म्यूटेंट वैरायटी। इसके अलावा इसकी और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसको एचडीपी, समझ गए एचडीपी में, तो एचडीपी हाई डेंसिटी प्लांटिंग, सघन रोपण के लिए लगाते हैं, किचन गार्डन में लगाते हैं, किचन गार्डन हेतु, छोटा पौधा होता है तो कहीं लगाओ चाहे, किचन गार्डन, छत पर लगाने हेतु, छत पर, या इसको गमले में लगाने हेतु, या गमले में लगाने हेतु उपयुक्त, गमले में लगाने हेतु उपयुक्त, लगाने हेतु उपयुक्त। यानी कि ये ऐसी किस्म है जो सबसे बोनी है, म्यूटेंट वैरायटी है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, सघन रोपण में लगाते हैं इसको, किचन गार्डन में लगा सकते हैं, पौधा छोटा है, छत पर भी लगा सकते हैं, रूट ऑफ गार्डनिंग एंड पॉट प्लांटिंग यानी गमले में लगा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने पूसा नन्हा के बारे में। एक प्रश्न भी आया था, बताता हूं, अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था, मैं बोल रहा हूं, तुम सही उत्तर बताओगे उसका, ठीक है। निम्न में से, पहले ये लिखना है, उसके बाद लिख लिया सबने, निम्न में से कौन सा कथन पूसा नन्हा किस्म के बारे में सही नहीं है, ठीक है। पहला, यह अत्यधिक बोनी किस्म है, यह उत्परिवर्तन ब्रीडिंग द्वारा विकसित की गई है। तीसरा, यह उच्च सघन रोपण हेतु उपयुक्त है। चौथा, यह बहुत प्रसिद्ध गाइनोडायोसिस किस्म है। क्या है गाइनोडायोसिस, यह कैसी है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हुआ, हाँ तो चौथे वाला। तो ऐसा प्रश्न क्या तुम कर लोगे, लेकिन वो आएगा नहीं आपके, तो यही आएगा कि गाइनोडायोसिस कौन सी, डायोसिस कौन सी। तो ये 4 किस्में याद करोगे तो काम बन जाएगा। बोलो, डीजे नाइट एंड पंजाब, पूसा ड्वार्फ, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, पंजाब स्वीट। अब किसके छोटा याद करो, अब डालो गाइनोडायोसिस किस्म, ये तो डायोसिस कंप्लीट, अब है गाइनोडायोसिस। एजी गोइंग, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। गाइनोडायोसिस किस्म, गाइनोडायोसिस किस्म, गाइनोडायोसिस किस्म। अब गाइनोडायोसिस की सीरीज है, इसमें मैं काफी सारी हाइब्रिड किस्में लिखने वाला हूं, और तुम्हारे में से कोई भी हाइब्रिड देख करके भाग मत जाना है, क्योंकि वो ज्यादा लोड वाली नहीं है, याद हो तो करना, नहीं तो छोड़ देना उनको। कोशिश कर रहे हैं अपन तो उनको याद करने की, तो कोशिश करने में क्या जाता है। तो मेरे साथ लिखना अलाउ रहेगा, पहले लिखो को3, अर्का सूर्या, को3। अर्का सूर्या को हम लोग खाली सूर्या भी बोलते हैं, अर्का सूर्या को बोलते हैं खाली सूर्या। एक नई वैरायटी निकली है, उसका नाम है अर्का प्रभात, अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, और एक है को7। ये 4 किस्में हाइब्रिड है, लिखना आपको। ओके, सो राइट, पहले वाले में लिखो को3 में, को2 इंटू सनराइज सोलो, को2 इंटू सनराइज सोलो, को2 इंटू सनराइज सोलो, नंबर 1, को2 इंटू सनराइज सोलो। अर्का सूर्या में वापस ऊपर वाली किस्म नीचे, सनराइज सोलो, सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश स्वीट, सनराइज सोलो, सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश स्वीट, पिंक फ्लैश स्वीट, पिंक फ्लैश स्वीट, सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश स्वीट, सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश स्वीट। अर्का प्रभात में वापस ऊपर वाली वैरायटी लो, अर्का सूर्या, अर्का सूर्या इंटू ताइनुंग 1, इंटू ताइनुंग 1, को7,
कुर्ग हनीड्यू इंटू सीपी 85, कुर्ग हनीड्यू इंटू सीपी 85, सीपी 85, ये 4 संकरण है। ओके भाई, को 3 का तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, को 2 इंटू सनराइज सोलो। देखो सूर्य में सूरज को ही तो सन बोलते हैं, नहीं कहते भाई, सूरज को ही तो सन बोलते हैं। जब सूरज उगता है तो आसमान में पिंक हो जाता है, ऐसे याद रख भाई। जब सूरज है तो सूरज, सन का मतलब भी तो सूरज है, सनराइज हो रहा है तो सनराइज, सन का मतलब सूर्य, सनराइज हो रहा है। तो पिंक फ्लैश या पिंक आसमान ऐसे याद रख सकते हो, गुलाबी हो गया आसमान। अरे सुन रहे हो क्या, तो एक तो याद हो जाएगा। और वापस वही मिलता जुलती प्रभात है, इनका और कोशिश करेंगे, एक तो याद करो, वो तो फिर उल्टा उल्टा हो जाएगा, ये सेम सेम हो जाएगा। अभी आपको ये 4 किस्में अभी तुम्हारे आने के चांस बहुत कम बन रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप अगर हॉर्टिकल्चर से जेआरएफ का पेपर दो, एसआरएफ का पेपर दो, तो इन 4 में से एक किस्म हर साल आती ही है, ये फिक्स है। और ये भी आती है, आम की किस्में भी आती है। ये 4 सबने लिख लिया। अब आगे एक वैरायटी लिखो, पूसा मेजेस्टी, बेटा लिखो पूसा मेजेस्टी, इसी के आगे पूसा मेजेस्टी, और एक लिखो पूसा डेलीशियस, पूसा मेजेस्टी, पूसा डेलीशियस, ठीक है। तो पूसा मेजेस्टी और पूसा डेलीशियस, पूसा डेलीशियस, ठीक है। एक लिखना फिर रेड लेडी, लाल लुगाई। भाई रेड लेडी का मतलब क्या होता है, इसके अलावा ताइवान, रेड लेडी 786, इसी की एक वैरायटी मिलती जुलती, वो भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म। रेड लेडी 786 इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग वैरायटी इन इंडिया। बस इतने लिखनी है आपको, और भी बाकी किस्में लिखा नहीं रहा हूं। देखो जैसे सनराइज सोलो को वापस नहीं लिखा रहा हूं, कोर हनीड्यू को वापस नहीं लिखा रहा हूं, ये सभी इसी कैटेगरी की। लेकिन अभी इस कैटेगरी में 2 किस्में बहुत फेमस। यहां तक डन हो गया क्या मामला, गुड। देखो ये गोल गोल चक्कर, ट्रांसजेनिक किस्में। अब क्या लिख रहा हूं मैं, ट्रांसजेनिक किस्में। ट्रांसजेनिक किस्में किसको बोलते हैं बताओ, जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित की गई ट्रांसजेनिक। तो ट्रांसजेनिक किस्में अभी सुनना, बाद में लिख लेना। उधर वाला सबके डन है। तो ट्रांसजेनिक किस्में 2 है, जो हवाई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने विकसित की है। एक वैरायटी का नाम तो है सन अप, क्या नाम है गाइस, सन अप। और एक है रेनबो, क्या नाम है, रेनबो। तो रेनबो और सन अप ये दोनों पपीता की ट्रांसजेनिक किस्में है। पहली ट्रांसजेनिक तो ये है फर्स्ट, और ये दूसरी वाली सेकंड। अभी एग्जाम हुआ था ना फर्स्ट ईयर का, उसमें प्रश्न आया कि रेनबो और सन अप दोनों किसकी ट्रांसजेनिक किस्में है, पपीता। एक प्रश्न आया था प्री पीजी 2024 में कि रेनबो किस्म की क्या विशेषता है। तो रेनबो एक पपीता की ट्रांसजेनिक वैरायटी क्या है। अब ट्रांसजेनिक के गुण क्या है इनमें से, क्या बात है विशेष। तो एक पपीता में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पपाया रिंग स्पॉट वायरस, क्या बोलते हैं। तो ये दोनों जो किस्में हैं, इन दोनों में बीमारी नहीं लगती। पपाया रिंग स्पॉट वायरस रेजिस्टेंट, समझ गए तुम लोग, पपाया रिंग स्पॉट वायरस प्रतिरोधी, पपाया रिंग स्पॉट वायरस प्रतिरोधी। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, पपाया रिंग स्पॉट वायरस। क्या तुम समझे। इन दोनों किस्मों की विशेषता है कि इनमें ये वायरस नहीं लगता। कौन सा, पपाया रिंग स्पॉट वायरस। तो रेनबो और सनअप। एक हवाई यूनिवर्सिटी, हवाई द्वीप किधर है, हवाई द्वीप अमेरिका के अंडर में आता है। किसके अंडर में, तो हवाई जो जगह है वो इस मैप के अंदर देखो तुम, हवाई, तुम क्या जिंदगी में याद रखो, वहां भी लोग रहते हैं। देखो हवाई हवाई वो अमेरिका के अंडर में आता है, हवाई आइसलैंड। तो वो वहां पे एक है यूनिवर्सिटी, वहां एक प्रोफेसर गॉन्साल्वेस ऐसे नाम था उनका, उन्होंने विकसित किया, ऐसा बताते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, ये देखो जापान, ये इधर जापान। दुनिया का नक्शा तो आना चाहिए आपको। गूगल मैप में पूरे दिन बैठे बैठे पता क्या करो, मैं गूगल मैप में फ्री रहता हूँ, गूगल मैप बोला, गूगल मैप को जूम करते रहते हैं, और कभी अमेरिका की कोई सिटी देख रहे हैं, कभी थाईलैंड कैसा दिखता है उसको जूम करके देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं जापान, कभी फिलीपींस देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेत कैसे होंगे, मैं देखते रहता हूँ पूरे दिन। उससे क्या ओरिजिनल नक्शा ही हो, तो ये तो फोटो है सैटेलाइट के द्वारा लिया गया। तो सैटेलाइट घूम रहे धरती के चारों तरफ, जिन्होंने फोटो लेकर के मैं बना। चाइना की सिटी देखो कितनी विकसित। भारत के लिए तुम्हारा गांव सर्च करो कैसा नहीं, फिर अमेजन के जंगल काफी करता रहता हूं मैं। सबसे ज्यादा ये कहता हूं अमेजन के फॉरेस्ट कैसे, तो अमेजन के फॉरेस्ट में टोटल जो है जंगल ही जंगल वहां। इसको लिखना आपको, ये लिखो ट्रांसजेनिक वैरायटी सन अप एंड रेनबो। कोड 2 इंटू सनराइज सोलो, अर्का सूर्या, सनराइज सोलो इंटू पिंक फ्लैश स्वीट, अर्का प्रभात, अर्का सूर्या इंटू ताइनोंग 1, को 7, कोर्ग हनीड्यू इंटू सीपी 85, बोलो डीजे नाइट इन पंजाब, उषा ड्वार्फ, उषा जायंट, उषा नन्हा, पंजाब स्विच। डायोसिस गाइनो डायोसिस समझ गए तो बोलो केरिका केंडामार सेंसिस, पाला प्रतिरोधी, केरिका पेंटागोना, पाला प्रतिरोधी, केरिका कोलीफ्लोरा, वायरस प्रतिरोधी, बोलो पनामा विल्ट,
ये केले में लगने वाली बीमारी होगी। बोलो फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरियम फंगस स्पीसीज क्यूबेंस, फ्यूजेरियम फंगस स्पीसीज क्यूबेंस। बोलो सिगाटोका लीफ स्पॉट, माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला, बंची टॉप वायरस, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, मोको डिजीज, बैक्टीरिया, शूडोमोनास सोलेनोसिरम, बनाना ब्रेक मोजेक वायरस। बस, क्या हमने कुछ पढ़ा क्या? तो आज के लिए काफी है। आज मेरे पेपर होने दो फिर लास्ट।